हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का पहला टॉपिक दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस वो आज शुरू करने वाले हैं। तो इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें मोल कॉन्सेप्ट की भी यूज़ करेंगे, जिसके वीडियोस मैं ऑलरेडी पहले डालूंगा। उसके बाद आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। बट अभी प्रेजेंटली जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दैट इज कम्प्लीटली लिक्विड सॉल्यूशंस। आप देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आराम से चलेंगे, थोड़े बहुत डेरिवेशंस भी बीच में करेंगे एंड लेट्स सी आपको क्लास कैसा लगता है। ओके, सो हियर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप देखें, पहली बात तो ये टर्म देखें आप, सॉल्यूशन। आखिर सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two or more substances, homogeneous mixture of two or more substances, है ना, two or more substances। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक कांस्टेंट कंपोजिशन का मिक्सचर जो आपको दिखेगा कि हाँ एकदम घुल मिल गया है कि नहीं। सो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के दूँ सॉल्यूशंस का, यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो आप देखें ये एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो टू और मोर सब्सटेंसेस से मेरा क्या मतलब है, आप वो पहले समझें। सॉल्यूशन में हमेशा दो चीजें होंगी, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन, राइट। तो आप देखें सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट जो होता है ना, सॉल्यूट इज जनरली lesser in amount। solute is generally lesser in amount। आप ध्यान देंगे जनरली वर्ड पे। नेक्स्ट, सॉल्वेंट जो होता है ना वो जनरली मोर इन अमाउंट, ठीक है। ये तो एक बेसिक डिफरेंस है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में। और एक जो मेजर डिफरेंस है, जो उसको मेजर डिफाइन करता है, दैट इज द फिजिकल स्टेट। क्या बोल रहे हैं? द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज नॉट सेम एज सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट से मेरा मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस, कौन सा स्टेट। उसके बाद देखें आप, यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन होता है सॉल्वेंट का, ये है फिजिकल स्टेट ऑफ solution is same as solvent। क्लियर हुआ? तो कौन सा चीज सॉल्वेंट होगा, कौन सा चीज सॉल्यूट होगा, उसके पहचानने का श्योरर टेस्ट है कि आप ये देख लें कि सॉल्यूशन का जो फेज है या सॉल्यूशन का जो स्टेट है वही सॉल्वेंट का भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के दूं, तो फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं 10 ग्राम NaCl प्लस 100 ml H2O। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, है ना। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। फिर मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं 1 kg NaCl प्लस 200 ml H2O। तीसरा और एग्जांपल लेते हैं 0.5 kg NaCl प्लस 100 या मान लो 500 ml H2O, which gives you a solution that has liquid state, okay। then question number 4, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो सकता है 80 ml H2O प्लस 20 ml अल्कोहल, ओके। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल हम यहाँ ना लिख के, हम फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 20 ml H2O प्लस 60 ml अल्कोहल, राइट। चलो अब देखते हैं इसमें से कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। उससे पहले और एक चीज, हमारे चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम उन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कहीं ना कहीं लिक्विड इन्वॉल्व होगा। मतलब ये कितने प्रकार हम पढ़ सकते हैं,
या तो हम पढ़ेंगे सॉलिड प्लस लिक्विड, या तो हम पढ़ेंगे लिक्विड प्लस लिक्विड, या तो हम पढ़ेंगे लिक्विड प्लस गैस। इन सब में लिक्विड 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 इन्वॉल्वमेंट है, तो इन्हीं का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, राइट। अब हम ढूंढते हैं चलो इसमें से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो ये क्या होगा, ये आपका सॉल्यूट होगा और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पानी में नमक डालेंगे तो जो आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं पानी वाला ही नमक होगा, कह सकते हैं नमक वाला पानी होगा, ये सुनो नमक वाला पानी होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो वाटर आपको मिलेगा या वो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो इन जनरल आपको देखने में लिक्विड ही लगेगा, इन जनरल आपको देखने में कैसा लगेगा, लिक्विड ही लगेगा। इसीलिए ये भी लिक्विड में है लेकिन ये सॉलिड में है, और इनसे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, लिक्विड जैसे ही कोई चीज बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, इसलिए इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट और फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट दोनों सेम है, और ये होगा आपका सॉल्यूट, ये होगा आपका सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैंने वजन से कंपैरिजन या लेसर या हायर इन अमाउंट से चेक नहीं किया, यहाँ मैंने चेक किया कि आखिर किसका फिजिकल स्टेट सेम है सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के साथ। नाउ 1 kg NaCl प्लस 200 ml H2, देखो 200 ml H2 ना इन कंपेयर टू 1 kg NaCl काफी कम है, तो इसमें ये पूरा डिसॉल्व हो जाए वो होना बहुत इम्पॉसिबल हो लगता है। इसलिए अगर मान लें कि अगर इससे जो बन रहा है सॉल्यूशन, इससे सॉल्यूशन बन रहा है वो अगर लिक्विड स्टेट का है तब तो आपका आंसर हो जाएगा सॉल्वेंट, ये तब तो सॉल्वेंट हो जाएगा ये। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट का है और उसमें बहुत कम पानी दिख रहा है और मोस्टली सॉलिड स्टेट का है, जो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए हम सॉल्वेंट इसको ज्यादा मानते हैं। क्लियर हुई बात? सेम अगर यहाँ पे सॉल्यूशन लिक्विड आ रहा है तो वापस ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्वेंट और ये आ जाएगा सॉल्यूट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे तो दोनों सेम स्टेट के हैं, लिक्विड, ये भी लिक्विड और इनसे बनने वाला भी लिक्विड, इनसे बनने वाला भी लिक्विड। तो आप यहाँ पे आप अमाउंट पे जाएंगे, अब आप इस डेफिनेशन पे जाएंगे तो ज्यादा अमाउंट में कौन है, 660 ml, इसलिए ये क्या बना, सॉल्वेंट, और ये क्या बना, सॉल्यूट। अगर आप एग्जांपल नंबर 4 में देखेंगे तो 80 ml H2, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और बनने वाला भी एक लिक्विड, यस और नो। इसीलिए 20 ml वाला जो होगा ये होगा सॉल्यूट, क्योंकि ये कम है मात्रा में, और ये होगा सॉल्वेंट। क्लियर हुई बात सबको? चलो, तो ये तो हो गया अपना सॉल्यूशन वाला हिस्सा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं। अब आप देखें, जो लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहला हिस्सा होता है ना, सबसे पहला हिस्सा जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, दैट इज सिंपल वेपर प्रेशर। क्या पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर, ओके, वेपर प्रेशर। तो आखिर वेपर प्रेशर की कहानी क्या है और कैसे है वो आप समझें और समझने की कोशिश करें। कि मान लें ये आपके पास कोई कंटेनर है, क्या है, कंटेनर, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है मान लें, या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मैं उसको ब्लू से अभी दिखा रहा हूँ और आप समझें कि ये कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है जगह, ये पूरा आपका किससे लगा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है एक मैनोमीटर से। किससे जुड़ा हुआ है, मैनोमीटर। तो देखो तो मैनोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा, राइट। ये क्या जुड़ा हुआ है, मैनोमीटर जुड़ा हुआ है, राइट। अब इसी मैनोमीटर में इनिशियली मरकरी का लेवल इक्वल है दोनों आर्म्स में। मरकरी लेवल क्या है, दोनों आर्म्स में इक्वल है, ठीक है, इक्वल है दोनों लेवल। अभी मरकरी लिम्स के दोनों में लेवल इक्वल है। अब क्या होगा, ये तो है एट टी इक्वल टू 0, ये कब है, एट टी इक्वल टू 0। नाउ जब t इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा, जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आने लगेगा मरकरी लेवल में। क्या आने लगेगा, डिफरेंस, मतलब कहीं ना कहीं कोई गैस यहाँ फॉर्म होगा जो इस मरकरी को पुश करेगा नीचे की तरफ, और यहाँ कहीं ना कहीं लेवल का डिफरेंस आना शुरू होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स का कहीं वेपर बनना शुरू होगा। क्या बनना शुरू होगा, वेपर्स बनना शुरू होगा। और इन्हीं में से कुछ वेपर्स यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करते वक्त इसका लेवल को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखें आप, वापस से मैं वही सेम डायग्राम बना रहा हूँ, है ना।
वापस से मैं वही सेम डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें आप, यहाँ पे पानी है। अब यहाँ पे जो मरकरी का लेवल होगा ना, जो होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लो, जो यहाँ पे होगा मरकरी का, है ना, वो अब लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। जो पहले इनिशियली ये था, अब यहाँ ना रह के ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ये सुनो, अब लेवल बदल गया। ये सुनो, पहले कहाँ थे, यहाँ थे, अब लेवल कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। अब जो ये हो गया, ये अब कहीं ना कहीं डिफरेंस इन हाइट आ गया। डिफरेंस इन क्या आ गया, हाइट आ गया। तो ये आ गया डिफरेंस इन हाइट। तो इस डिफरेंस इन हाइट की वजह से, इस डिफरेंस इन हाइट की वजह से कहीं ना कहीं चीजें बदली। यस और नो? एंड मोस्टली अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस ये भी नहीं, डिफरेंस रियलिटी में ये यहाँ था, अब कहीं ना कहीं ये एक एक्स्ट्रा डेल्टा एच आ गया, क्योंकि ये तो पहले दोनों यहाँ पे थे, इस लेवल पे थे, अब यही ना एक्स्ट्रा आया। या मैं अगर यहाँ नापूंगा तो ये भी एक्स्ट्रा में तो यही आएगा डेल एच। यस और नो? डेल एच में तो यही एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर? तो ये जो डेल एच है ना, ये लगातार कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा, लगातार कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये डिफरेंस इन हाइट कांस्टेंट हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहां से निकलता हुआ जो वेपर होगा वो कहीं ना कहीं एक समय पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, सो नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो ये एक बात होती है कि अगर ये कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये आखिर कब कांस्टेंट होगा? ये कांस्टेंट तभी होगा जब अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाए। अमाउंट ऑफ वेपर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इसीलिए वेपर प्रेशर का अब आप डेफिनेशन समझें, ठीक है। कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर क्या है आप वो समझें। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, इनिशियली एट इक्वल टू 0 रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, शुरुआत, ये शुरू होता है जस्ट, फिर कुछ समय के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है अच्छा खासा, ठीक है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है फिर यही लोग, यही जो होंगे वेपर्स, मान लो ये वेपर्स है, ये मान लो वेपर्स है, यही वेपर्स फिर वॉल के साथ लगेंगे और वॉल के साथ लगने के बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, कंडेंस। तो फिर धीरे धीरे और समय जब जाएगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। यस और नो? फिर एक समय आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। इस समय जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, इस समय ये जो वेपर का अमाउंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वेपर बिकम्स कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ वेपर बिकम्स कांस्टेंट। यही वाली चीज जो मैं बता रहा था। और जब ये कंडीशन आएगा, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही, दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो अपने वेपर और लिक्विड के स्टेज में एक साथ इक्विलिब्रियम में आ गया है। क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम में, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया है। तो इस समय पर जो ये प्रेशर होगा किसका, इस वेपर का, ऑन दीज मॉलिक्यूल्स। देखो ये वेपर मॉलिक्यूल है, मान लो ये सब कौन सा मॉलिक्यूल है, वेपर मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल है ये सब, वेपर मॉलिक्यूल। ये वेपर मॉलिक्यूल जो इस लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, ये वेपर मॉलिक्यूल जो इस लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, इसी प्रेशर को एट इक्विलिब्रियम हम कौन सा प्रेशर डिफाइन करते हैं, दिस प्रेशर इज डिफाइंड एज वेपर प्रेशर। इसको नापने का सिंपल तरीका कि ये डेल एच आपको दिया हुआ है, तो आपको पता था प्रेशर निकालने का फिजिक्स में फॉर्मूला क्या था, रो जी इंटू डेल एच। तो रो ऑफ लिक्विड जो भी होगा इंटू जी इंटू डेल एच, खत्म। इसमें जो आपने लिया है लिक्विड, है ना, इस वाले लिम्स में, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर जो हम डिफाइन करेंगे वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे दैट वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the solvent, exerted by the vapors of a solvent, the vapors of a solvent on its
solvent on its solvent, the pressure exerted by the vapors of the solvent on its own solvent at equilibrium is called vapor pressure. क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. मतलब जब ये कंडीशन आएगी तब जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये वेपर अपने ही लिक्विड पे, उसी प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर से. उसी प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेपर प्रेशर से. तो ये बात. तो आप खुद सोचें, अगर आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है, इसका मतलब आपको अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ाना है इस कंटेनर में, तो आप उसे कैसे बढ़ाओगे? आप इसे और हीट दो, तो वेपर और बढ़ेगा. यस और नो? तो बात आई, बीच में एक टर्म आया, हमने देखा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. तो इसका भी आप मीनिंग बेसिक समझ ले कि इवेपोरेशन क्या होता है. मान लें कि मैं किसी भी क्लोज कंटेनर को ऐसे रखूं और उसमें लिक्विड छोड़ दूं, तो होता क्या है ना, इनके बीच में कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, इस पे तो नेट फोर्स जीरो लगता है हमेशा, क्योंकि बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं. इस पे नेट फोर्स क्या लगता है? हमेशा जीरो लगता है. इस पे नेट फोर्स हमेशा क्या लगता है? जीरो. लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनमें ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाने के लिए नहीं है, एयर मॉलिक्यूल है, इसलिए नेट फोर्स नीचे की तरफ लगता है. नेट फोर्स किधर लगता है? नीचे की तरफ. और ये लोग वाइब्रेट भी करते हैं. तो एक समय आएगा जब इनके बीच का जो वाइब्रेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, बिकॉज दे हैव सर्टेन टेम्परेचर. और हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स में ब्राउनियन मोशन लगातार होता रहता है ड्यू टू द टेम्परेचर दे हैव. तो कुछ टेम्परेचर की वजह से ये हमेशा लगातार ब्राउनियन मोशन में रहेंगे. एक समय आएगा जब ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दीस फोर्सेस. तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस फोर्स को ओवरकम करके ये लिक्विड वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर फॉर्म में. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर फॉर्म में. तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर फॉर्म में. तो इसी फेनोमेनन को जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उनके नीचे की नेट अट्रैक्शन से, तब हम इसी चीज को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन. और यही वेपर जब ऊपर जाके कहीं इसी ठंडे सरफेस से मिलता है या किसी कंटेनर के किसी हिस्से से मिलता है, तो ये वापस जाके लिक्विड में कन्वर्ट होता है. दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. सो यही है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का मीनिंग. एंड जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही होती है, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन, इस समय ही जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इसका वेपर ऑन इट्स ओन लिक्विड, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर. समझ में आया? सो ये इक्विलिब्रियम वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट दैट यू कैन नॉट डिफाइन वेपर प्रेशर. ओके, चलो अब हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, उसके बाद हम और डेप्थ में जाएंगे इसमें. पहली बात, वेपर प्रेशर is independent of volume of solvent or shape and size of container. It only depends on temperature and nature of solvent. ठीक है? मतलब अगर मैं आपको कोई कंटेनर दे दूं यहाँ पे जिसमें 5 लीटर H2O रखा हुआ है, और यहाँ पे वो कंटेनर दे दूं जिसमें 500 ml H2O रखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा. इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा. क्योंकि अगर मैं इनको सेम टेम्परेचर पे मानता हूं सपोज, तो सेम टेम्परेचर पे दो अलग अलग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के भी वेपर प्रेशर हमेशा सेम ही बनेंगे. वेपर प्रेशर हमेशा सेम ही एक्सर्ट होगा. क्लियर हुई बात? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर. उसके बाद हमने देखा कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. मतलब आप खुद सोचें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये कोई आपका कंटेनर है और इसमें ऑलरेडी आपका सॉल्वेंट है, पानी मान लीजिए,